Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to study about significance of mitosis. Significance of mitosis page 92. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हमसे पूछा जाता है कि बेसिकली माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होती है माइटोसिस। तो यहाँ पर हम जवाब देते हैं, माइटोसिस इज़ डन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेंटेन रहे। अब मेंटेन का मतलब क्या है, अलाइक इन कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन यानी वो एक ही तरह की कंपोजिशन यानी एक ही तरह की चीज़ों से बने हुए हों, यानी डीएनए और प्रोटीन एक ही तरह की हो। एंड दे हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जब हमारे पास माइटोसिस हो रही है तो जो हमारे पास न्यू सेल्स बन रहे हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद इक्वल हो। ये ना हो कि एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं और एक के अंदर 5 क्रोमोसोम्स हैं। इससे बेसिकली हमारे सेल्स जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो स्पीशीज़ शो करते हैं। अभी आपको ये भी है, आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली अभी जो चीज़ हम देख रहे हैं वो माइटोसिस की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि माइटोसिस को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है। इसलिए बनाया है ताकि आपके तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेंटेन रहें, उनकी कंपोजिशन, उनकी तादाद यानी उनके अमाउंट जो है वो सेम रहे। अब किससे सेम रहे? अपने से सेम रहे। यहाँ पर एक सवाल अराइज होता है, किस चीज़ से सेम रहे? अलाइक इन कंपोजिशन, कंपोजिशन किससे सेम रहे? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपके अगर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो आपके पास पीछे रेफरेंस क्या है कि इससे मुताबिक होना चाहिए। रेफरेंस है हमारे पास पेरेंट, यानी फॉर एग्जांपल ये एक सेल जो है, यहाँ पर एक सेल जो है, इससे आगे जो है वो 2 सेल्स बन रहे हैं। दिस इज़ द पेरेंट सेल एंड दीज आर द डॉटर सेल्स। इस पेरेंट सेल्स के कंपोजिशन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर मौजूद होनी चाहिए। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस ये है। अब देख लेते हैं ओकेजन्स इन लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। माइटोसिस हमारी ज़िंदगियों में हो तो रही है, लेकिन कहाँ कहाँ पर हो रही है वो हमने डिटेल में देखना है एक एक करके। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में भी माइटोसिस एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। जबकि सेल रिप्लेसमेंट, एक सेल की बजाय दूसरा सेल जो है उस आगे उसकी जगह ले ले, दिस इज सेल रिप्लेसमेंट। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब है कि अगर कोई सेल डेड हो गया है, मर चुका है, तो उसकी जगह एक नया सेल ले ले, दिस इज़ रीजनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसके अंदर हमारे गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, एक एक को देखकर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं पॉइंट नंबर 1, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपके सामने है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है हमें कि एक सेल, वन सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द फुल ऑर्गेनिज्म। लेट्स सपोज ये मैंने आपके सामने एक सेल बनाया है, इस एक सेल ने डिवाइड होकर आगे 2 सेल्स बनाए। अब इस वाले सेल ने अगेन आगे डिवीजन की और इस सेकंड सेल ने अगेन डिवीजन की। अब हमारे पास 4 सेल हो गए। इन 4 सेल्स ने जो है वो आगे और डिवीजन की। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इन 8 सेल ने डिवीजन करनी है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी देर में इस एक सेल से कितने सारे सेल्स जो हैं वो वजूद में आ जाएंगे, और एक सेल एक पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। एग्जाम्पल डायग्राम जो है वो आपकी बुक में बहुत ही खूबसूरत दी गई है, पेज नंबर 92 पे देखते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम, डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल सेल जाइगोट इनटू अ मल्टी सेलुलर बॉडी। एक सिंगल सेल जाइगोट से एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, पूरी की पूरी बॉडी बन रही है। कैसे देखते हैं, ये रहा एक सेल, ठीक है। इस सेल से आगे माइटोसिस हो रही है, सेल डिवाइड होकर 2 में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद माइटोसिस हो रही है 2 के बाद 4 में, 4 के बाद 8 में। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको 10 सेल स्टेज दिखाई हुई है। बीच में बहुत सारे स्किप किए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। अब ये देखिए 10 सेल्स के बाद डायरेक्ट इन्होंने कितने सारे, अब आप ये जो है वो होल बॉडी देख सकते हैं और इसके अंदर ढेर सारे सेल्स हैं और ये येलो कैविटी है। इसी तरह ये सारे के सारे सेल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और पूरे का पूरा जो है ऑर्गेनिज्म, कोई बेबी है जो है वो डेवलप हो जाता है। कैसे? फ्रॉम अ सिंगल सेल,
ठीक है। इस सिंगल सेल को हम जाइगोट कहते हैं, और इस जाइगोट की वजह से डिवीजन होते होते, माइटोसिस होते होते हमारे पास पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर जाता है। अब सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि माइटोसिस बस बेबी बन गया तो माइटोसिस ख़त्म नहीं। अब बेबी ने ग्रो करना है, उसके हाथ बड़े होंगे, उसकी टांगें बड़ी होंगी, बेबी बाकायदा खुद ग्रो करेगा, और वो बेबी कोई सा भी हो सकता है, ह्यूमन बेबी हो सकता है या कोई एनिमल बेबी भी हो सकता है, जैसे कैट्स वगैरह के, डॉग्स वगैरह के तो आपने देखे होंगे कितने छोटे छोटे होते हैं। तो बेसिकली जब वो पैदा हो जाते हैं उसके बाद भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का प्रोसेस जारी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, सेल रिप्लेसमेंट। सो व्हाट इज़ सेल रिप्लेसमेंट? आप लोग जानते होंगे कि हमारी बॉडी के जैसे स्किन सेल्स हैं, अब देखते हैं कि स्किन जो है वो खुरदरी हो जाती है और स्किन उतरना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जो स्किन उतर रही होती है वो बेसिकली हमारी डेड स्किन होती है। जब डेड स्किन रिमूव हो जाती है तो क्या होता है, क्या नीचे हमारे ब्लड वेसल्स और हड्डियां नज़र आने शुरू हो जाती हैं, गोश्त नज़र आने शुरू हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे जो, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ आपके सामने है, इसकी जो स्किन है, अगर ये यहाँ से उतर जाएगी और रिमूव हो जाएगी डेड स्किन, तो यहाँ पर नीचे पहले से ही एक नई स्किन मौजूद होगी। ये कैसे होगा? बाय सेल रिप्लेसमेंट्स। जब सेल डेड होना शुरू होंगे, फॉर एग्जांपल ये सेल जो है डेड होना शुरू होगा, ख़त्म होना शुरू होगा, इसकी जगह कोई दूसरा सेल आकर ले लेगा और वो आके फ़ौरन से डिवाइड करना शुरू कर देगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास सेल्स की तादाद एकदम बढ़ती चली जाएगी। और ये हमारी बॉडी में किन जगहों पर होता है? हमारे स्किन सेल्स में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल्स में। हम लोग इतने ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खा खा के अपने पेट को जो है वो बदहज़मी वगैरह कर लेते हैं, एसिडिटी कर लेते हैं, तो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। स्टमक के सेल्स की बात हो रही है। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो उनके डैमेज होने के बाद नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बेसिकली कहाँ से आते हैं? माइटोसिस से आते हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज का जब भी नाम हो याद रखिएगा, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड, सी फॉर सेल, रेड ब्लड सेल्स। हमारे खून के रेड ब्लड सेल्स सिर्फ और सिर्फ 4 महीने तक ज़िंदा रह सकते हैं। 4 महीने के बाद हमारे खून ने ख़त्म हो जाना है और आपकी बॉडी के अंदर नए रेड ब्लड सेल्स ने पैदा होना है। बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। अब इसीलिए कहा जाता है कि हर 3 महीने में एक हेल्दी इंसान को, नॉर्मल इंसान को अपना ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए, हर 3 महीने में एक दफ़ा। लेकिन बाज़ औक़ात लोग नहीं करते कि हम लोग कमज़ोरी महसूस करेंगे, तो फिर इसीलिए कहा है कि सिर्फ एक हेल्दी इंसान जो कि ब्लड डोनेट कर कर भी कमज़ोरी ना महसूस करे, तो ये उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 4 महीने बाद आपका खून ज़ाया हो जाना है। तो इससे अच्छा यही है कि वो किसी के लिए, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए काम आ जाए, लेकिन फिर वही कहूँगी वो हेल्दी होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, रीजनरेशन। पॉइंट नंबर 3 इज़ रीजनरेशन। रीजनरेशन बेसिकली क्या होती है, इसको एक एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं कि लिजर्ड सेल, बाज़ औक़ात हम चुपली मार रहे होते हैं, लिजर्ड मार रहे होते हैं अपने घरों में, तो उनकी दुम कट जाती है और चुपली जो है वो भाग के कहीं से कहीं निकल जाती है। अब कुछ अरसे बाद वही चुपली हमारे सामने आती है, उसकी पूरी की पूरी टेल जो है वो दोबारा से ग्रो हुई भी होती है। हम कहते हैं नहीं, ये कोई और लिजर्ड है। बेसिकली वो वही लिजर्ड हो सकती है, क्योंकि लिजर्ड हैज़ एन एबिलिटी टू रीग्रो इट्स टेल बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. Regeneration is basically a process in which mitosis of a cell takes place and the whole body part can regrow or regenerate. यानी एक लिजर्ड की अगर टेल टूट गई है या आप लोगों ने मार के या किसी भी तरीके से वो जो है वो ख़त्म हो गई है या अलग हो गई है उसके जिस्म से, तो वो रीग्रो हो सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस में क्या होगा, उसके सेल तेज़ी से डिवाइड करेंगे, जो दुम के रह गए होंगे वो फ़ौरन से जो है वो पूरी की पूरी दुम बना देंगे. इसी तरह सी स्टार्स हम जानते हैं स्टार शेप्ड होता है, हमारी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, पेज 92 पर भी ये देखते हैं. सी स्टार्स के 5 आर्म होते हैं. अगर एक भी आर्म डैमेज हो जाए या उसकी बॉडी से अलग हो जाए तो लॉस्ट बॉडी पार्ट कैन बी रीजनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. इसलिए माइटोसिस का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी का अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए या इनकी बॉडी से लॉस्ट हो जाए तो ये रीजनरेट कर सकते हैं. दिस इज़ द रीजनरेशन इन सी स्टार. दिस इज़ सी स्टार. 1 2 3 4 5 5 इसके जो है आर्म्स हैं. अगर इसमें से लेट सपोज ये वाला आर्म यहाँ से कट जाए, आगे वाला हिस्सा जो है वो अलग हो जाए, तो क्या होगा, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये तेज़ी से यहाँ पे सेल्स जो हैं इसके तेज़ी से माइटोसिस करेंगे और पूरे का पूरा आर्म जो है वो कुछ ही दिनों में दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा. दिस इज़ रीजनरेशन. नाउ कम्स टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now come to asexual reproduction.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होती क्या है? ए मीन विदाउट, सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व ना हो. द रिप्रोडक्शन इन विच इज़ नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन एड इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमीट्स, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. जब मेल और फीमेल गैमीट, वो सेल्स एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे या फ्यूज़ नहीं होंगे, फ्यूज़ मतलब जुड़ना, अगर वो फ्यूज़ नहीं होंगे तो हम उस रिप्रोडक्शन को कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे एज देयर पेरेंट सेल. सिंगल सेल से एक पूरी की पूरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाएगी. एंड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट. कहने का क्या मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन ही, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मेल और फीमेल गैमीट्स या मेल और फीमेल के जो सेल्स हैं वो नहीं जुड़ते, यानी फ्यूज़ नहीं होते. बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो इससे उलट होती है, जो हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, उसके अंदर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स हो जाते हैं. अगली बात इन्होंने बताई है कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता, बल्कि वैसा रहता है जैसे पेरेंट के अंदर होता है. एक और चीज़ उन्होंने बताई कि सिंगल सेल जो है, एक सेल, फॉर एग्जांपल एक सेल आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, इससे पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी फॉर एग्जांपल पूरे का पूरा पौधा बन जाएगा एक सेल से. और ये जो पौधा बनेगा, ये जहाँ से हम लोगों ने ये सेल लिया है ना, जिस पौधे से, फॉर एग्जांपल इस पौधे से लिया, ये पौधा और ये पौधा एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी होंगे, क्योंकि हमने ये वाला सेल इसी पौधे से लिया था. ठीक है, ये इसका पेरेंट हुआ, ये वाला पौधा इसका पेरेंट हुआ, और ये इसके डॉटर जो है वो हुआ, डॉटर सेल्स हुए. तो क्या है, दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं. अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. एग्जाम्पल्स आपके सामने है हाइड्रा. हाइड्रा बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें पानी के अंदर मिलता है. उसके अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है. अब व्हाट इज़ बडिंग? बडिंग देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल, ये इसका न्यूक्लियस है और ये दूसरी चीज़ है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म वगैरह. अब ये इसके अंदर बडिंग क्या होगी? जब आपका सेल ग्रो करेगा एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर, तो इसके अंदर छोटा सा एक आपका जो है वो ये एक जैसे उभार सा बना है ना, दिस इज़ अ बड, और ये इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस छोटा सा भी बनना शुरू हो रहा है. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ये वाला बड जो है वो ग्रो इन साइज हो जाएगा इस तरह. ठीक है, और जब आप तो नहीं, खैर जब ये सेल खुद इससे दोनों के दोनों अलहदा होंगे तो ये दोनों दो नए सेल्स बन जाएंगे और दोनों अपने पेरेंट की कॉपी होंगे. पेरेंट इस वक्त ये है और ये दो डॉटर सेल्स हैं. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बडिंग. जो न्यू बड निकला है वो पेरेंट से कॉपी करता है. हाइड्रा भी इसी तरीके से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है. यीस्ट, हम जो यीस्ट खाते हैं, ठीक है, वो बेसिकली अगर एक सेल में माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, और उसके अंदर भी बडिंग होती है. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये होता है कि एक पौधा जिसके अंदर से उसकी रूट्स, छोटी छोटी कोंपलें जिसके अंदर छोटे छोटे से पत्ते वगैरह निकल रहे होते हैं, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से निकल रहे होते हैं. उनके अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है. इस सेल के अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस हुआ. एक न्यूक्लियस था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ. इसके तमाम फेजेस, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकिनेसिस का प्रोसेस हुआ और दो सेल्स बन गए. तो आपके प्लांट्स के अंदर भी यही सब कुछ होता है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑन पेज नंबर 93. और ये हाइड्रा है, बडिंग इन हाइड्रा. फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा का पौधा है, सिंपल. अब ये देखें, ये इससे ना एक नई शाख निकल रही है, ये नया पौधा निकल रहा है इधर से. अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे एक और नया पौधा निकल आएगा और इससे हम नया पौधा बना सकते हैं. तो ये हाइड्रा, दिस इज़ नॉट अ लाइक अ प्लांट, मैं पौधा कह रही हूँ. दिस इज़ ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये पानी के अंदर आपको जो है वो मिलता है. अब आ जाते हैं इसकी तरफ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स. इन प्लांट्स, जैसे प्लांट्स हैं आपके पास, ये आपके जो है वो रूट्स हैं और ऊपर छोटे छोटे से जो है वो लीव्स निकले हुए हैं. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये बेल जो है फैलती चली जाएगी. हम घरों में बेलें लगाते हैं, वो जो है वो फैलती चली जाएंगी. इधर से यहाँ से ये बेल निकलेगी, इसके ऊपर छोटे छोटे पौधे जो हैं पत्ते निकलेंगे. इसके बाद आप कुछ अरसे बाद देखेंगे ये आगे जो है वो ग्रो कर जाएगी और उसके बाद पीछे वाले घने होते जाएंगे और आगे जो है छोटे छोटे नए ब्रांचेस निकलती जाएंगी. तो दिस इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स. आपके प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी माइटोसिस का प्रोसेस होता है. एक सेल डिवाइड होकर हज़ारों की तादाद में
सैकड़ों की तादाद में सेल्स जो है वो डिवाइड कर कर बनाते रहते हैं। यहाँ पर हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक होता है कंप्लीट। अभी हमने डिस्कस किया है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी डेवलपमेंट कराती है, ग्रोथ कराती है बॉडी की, हमारे सेल को रिप्लेस करती है, हमारी स्किन को, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक और हमारे रेड ब्लड सेल्स को जो है वो मेनटेन रखती है। इसके अलावा रीजनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करती है। यहाँ तक हमने माइटोसिस की इंपॉर्टेंस देख ली। अब आ जाते हैं एरर्स इन माइटोसिस की तरफ। एरर्स इन माइटोसिस का मतलब ये है कि जो माइटोसिस का प्रोसेस है उसके अंदर कभी कोई गलती भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे तमाम के तमाम सेल जब माइटोसिस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वो ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हों। कहीं भी गलती हो सकती है, क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट। सो सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 1, सेल्स हैव जीन्स। तमाम सेल्स के अंदर जीन्स मौजूद हैं विच हैव देयर स्पेसिफिक टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। नंबर ऑफ माइटोसिस मतलब हर सेल की अपनी टाइमिंग है, उसने एक ख़ास वक्त में डिवाइड होना है, माइटोसिस करनी है, और उसने एक ख़ास तादाद में माइटोसिस में जाना है। यानी एक सेल हो सकता है 2 दफ़ा माइटोसिस करे, एक सेल हो सकता है 5 दफ़ा माइटोसिस करे, उसके बाद ना करे। तो ये हर सेल की अपनी अपनी जीन्स, यानी अपने अपने जो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो उसको गाइड करता है कि तुमने कब और कहाँ कितनी दफ़ा माइटोसिस करनी है। लेकिन अगर इसी जीन्स के अंदर ही कोई गड़बड़ या ख़राबी पैदा हो जाए, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जेनेटिक चेंज आ जाए, तो माइटोसिस के अंदर एरर आ जाते हैं। इन टाइमिंग्स और नंबर ऑफ माइटोसिस में एरर आ जाते हैं। इस म्यूटेशन से जो बेसिकली सबसे बड़ा डिज़ास्टर होता है वो कैंसर यानी ट्यूमर कॉज होता है। और ट्यूमर यानी कैंसर्स की 2 टाइप्स हैं जो कि आपके सामने हैं, बेनिग्न ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर्स क्या होते हैं? ट्यूमर्स इन ओरिजिनल पोजीशन। ये वो ट्यूमर्स हैं बेसिकली। अभी सबसे पहले कैंसर को हम डिफाइन कर लेते हैं, या ट्यूमर या कैंसर है क्या। ट्यूमर है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल सेल डिवीजन बेसिकली क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये डिवाइड हुआ, ये थोड़ा डिवाइड होता 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 ये अब सेल्स रुकेंगे नहीं, और ये एक सेल आगे करोड़ों की तादाद में जो है वो डिफरेंट सेल्स बना देगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्योंकि वो तो रुकेगा ही नहीं डिवाइड करना। जबकि एक नॉर्मल सेल जो है उसको पता है उसने सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होना है या 2 दफ़ा। लेट्स सपोज 2 दफ़ा डिवाइड, अब ये माइटोसिस यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब ये जो है वो माइटोसिस आगे नहीं जाएगी। जबकि एक जो है वो म्यूटेटेड सेल जो है, जिसमें कोई जेनेटिक चेंज आ चुका है, वो तो रुकेगा ही नहीं ना किसी सूरत, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती चली जाएगी। और ट्यूमर बेसिकली क्या होते हैं? कहीं पे भी गिल्टी बन जाती है, आपके पेट में, आपके गले में, और वो गिल्टी जो है वो गिल्टी या गुठली कह लें आप, वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और एंड पे जब हम जो है वो जाते हैं चेकअप कराने, पता चलेगा ये तो ट्यूमर है, ये तो आपका जो है वो कैंसर बन चुका है। इसी तरह अब कैंसर पे आ जाते हैं, ट्यूमर पे आ जाते हैं। ट्यूमर 2 किस्म के हैं। बेनिग्न ट्यूमर क्या है? ट्यूमर्स इन ओरिजिनल पोजिशन। आपका कैंसर जो कि सिर्फ उसी जगह पर हो जहाँ पे अनकंट्रोल्ड अभी डिवीजन स्टार्ट हुई है, उसको बेनिग्न ट्यूमर। जबकि वो ट्यूमर विच इन्वेड अदर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, ये कुछ बाज़ों का ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी सेहत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो वो जो छोटी छोटी गुठलियाँ बनी होती हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनको उस स्पेस में रहना मुश्किल हो जाता है, तो वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स की यानी दूसरे टिश्यूज़ या दूसरे ऑर्गन्स का रुख कर लेती हैं। जब फॉर एग्जांपल अगर पेट में है तो वो आपके लिवर में चले जाते हैं सेल्स, कुछ आपके सेल्स किडनी में चले जाते हैं, काम तो उनका वही है, उन्होंने जाके अनकंट्रोल सेल डिवीजन करनी है। जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन वहाँ पे करेंगे, पहले आपके सिर्फ पेट में कैंसर था या ट्यूमर था, अब आपकी किडनी में, आपके लिवर में, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में कैंसर होना शुरू हो जाएगा। तो उस कैंसर को जो कि पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाए, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक और यहाँ पर एक टर्म है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है? ट्यूमर सेंड कैंसर सेल्स टू अदर बॉडी पार्ट्स। अब मैंने कहा है ना कि आपके ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, आपके कैंसर सेल्स। तो जो आपकी बीमारी है वो जब बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाए, उस स्टेज को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस स्टेज आपने डॉक्टर्स के नाम मुँह से सुनी होगी कि इस वक्त इनका कैंसर मेटास्टेसिस स्टेज पर है, यानी कैंसर अभी बॉडी में फैल रहा है। ठीक है, इसको मेटास्टेसिस स्टेट कहेंगे। यहाँ पर कंप्लीट होता है एरर्स इन माइटोसिस। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 105।
सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज के अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखें, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ कम्स टू द लॉन्ग क्वेश्चन 5. हाउ इज़ माइटोसिस सिग्निफिकेंट? आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 92 एंड 93. आज ही हमने ये कंप्लीट किया है. सो दिस इज़ योर पेज नंबर 92. आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस वक्त. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यहाँ से लॉन्ग 5 स्टार्ट हो रहा है. ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपने पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं. पॉइंट्स नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, हर सेंटेंस को पॉइंट बनाकर लिखना है. और ये हेडिंग्स जो हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं वही आपकी हेडिंग्स हैं, लेकिन फिर बता रही हूँ पॉइंट्स बनाकर लिखना है. लॉन्ग 5 इधर यहाँ 92 पेज से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ख़त्म हो रहा है और डायग्राम्स बनाना ज़रूरी है. पिछले पेज पे ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम और फिर उसके बाद फिगर 5.6. यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट. दोबारा एक्सरसाइज पे आते हैं, पेज 105. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5. शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. 1 and 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ कम्स टू द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर व्हेन आवर वाउंड्स आर हील्ड? जब हमारे ज़ख़म ठीक होते हैं तो हमारा कौन सी जो है वो डिवीजन हो रही होती है? सेल डिवीजन माइटोसिस हो रही होती है या मियोसिस हो रही होती है? तो बेसिकली माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है. जैसे यहाँ पर वूंड क्या है, हमारा कोई ज़ख़म है. जैसे अभी मैंने आपको लिजर्ड का वूंड पढ़ाया था, सी स्टार का वूंड पढ़ाया था, क्योंकि अगर आम जो है सी स्टार का लॉस्ट हो जाए या अगर लिजर्ड की जो टेल है वो लॉस्ट हो जाए तो वो क्या होगा, वहाँ पर सेल डिवीजन होगी. तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर भी यही होगा. व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर व्हेन एवर वाउंड्स आर हील्ड? तो आंसर होगा कि माइटोसिस अकर व्हेन एवर वाउंड्स आर हील्ड. तो सिर्फ ए वन वर्ड आंसर है माइटोसिस. तो इस सवाल का कोई आपको आंसर नहीं मिलेगा, ना ही कोई इमेज भेजा जाएगा. ये आप खुद अपनी कॉपीज़ पे ए वन वर्ड आंसर लिखेंगी. माइटोसिस अकर्स व्हेन एवर वोन्स आर हील्ड. ठीक है, हमारे जो है वो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 आज देख लिया है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया है. इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. उम्मीद करती हूँ ये सब क्लियर हो चुका होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मियोसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे ताकि आपको जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँ. कोशिश करूँगी कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ताकि हर पार्ट जो है वो आप आसानी से देख सकें. अल्लाह हाफिज़.